अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? सब ठीक है? तो आज जो हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड ही होगा। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ कि आज हमने क्या पढ़ना है। तो आज का जो टॉपिक है वो है होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट, या आप लिख सकते हैं होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। ठीक है, तो हमारा जो आज का जो टॉपिक है वो क्या है? होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। ठीक है, होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। इसका मतलब क्या है? तो आपको तो पता होगा कि लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन वो होता है जिसकी जो पावर हो या जो डिग्री हो वो क्या हो, 1 हो। ठीक है, वो 1 से ग्रेटर ना हो तो उसको हम क्या बोलते हैं कि ये एक लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, तो लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को तो आपको पता होगा। ठीक है, हम होमोजीनियस और कांस्टेंट कोएफिशिएंट के बारे में बात करते हैं कि होमोजीनियस क्या होगा और कांस्टेंट कोएफिशिएंट का यहाँ पे क्या मतलब है। ठीक है, तो होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन वो इक्वेशन होगी जिसमें डिराइवेशन का जो आर्डर होगा वो सेम होगा। ठीक है, जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का में जो डिराइवेशन का जो आर्डर होगा वो सेम होगा, मतलब कांस्टेंट होगा, चेंज नहीं होगा। ठीक है, मैं फिर से बताता हूँ आपको कि होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है जिसमें डिराइवेशन का जो ऑर्डर होता है, जिसमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर होता है वो सेम रहता है। ठीक है, जो कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता, उसको हम क्या बोलते हैं कि ये एक होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैं लिख देता हूँ कि इसका क्या मतलब है यहाँ पे। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, मतलब हम होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को किस तरह से लिखेंगे। ठीक है, तो आपको मैं फिर से बता रहा हूँ कि होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या है। होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है जिसमें डेरिवेशन का जो ऑर्डर होता है वो कांस्टेंट रहता है, मतलब चेंज नहीं होता। उसको हम बोलते हैं कि ये एक होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या लिखेंगे हम? इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का? ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं, ए नॉट। ठीक है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ए नॉट पार्शियल एन जेड बाई पार्शियल एक्स पावर एन प्लस ए वन पार्शियल एन जेड डिवाइडेड बाई पार्शियल एक्स एन वन माइनस एन टू पार्शियल वाई प्लस ए टू पार्शियल एन जेड डिवाइडेड बाई पार्शियल एक्स एन माइनस टू एन टू partial y square plus and so on up to a n partial n z divided by partial y n is equal to function of x and to y। ठीक है, तो ये आपको मैं फिर से बताता हूँ कि होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म ये है। ठीक है, होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, ए नॉट पार्शियल एन जेड बाई पार्शियल एक्स एन प्लस ए वन पार्शियल एन जेड बाई पार्शियल एक्स एन माइनस वन पार्शियल वाई प्लस ए टू पार्शियल पावर एन टू जेड by partial x power n minus 2 into partial y plus and so on up to a n partial n z by partial y n is equal to function of x into y। ठीक है, तो ये क्या है, ये होमोजेनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें आपके पास यहाँ पे ऑर्डर क्या है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का, n। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एक्स एन। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका ऑर्डर क्या है, n। ठीक है, यहाँ पे आप देखें इसका ऑर्डर क्या है, इसका भी n है। ठीक है, यहाँ पे आप देखें इसका ऑर्डर क्या है, इसका भी n है।
यहाँ पे आप देखें इसका ऑर्डर क्या है, इसका भी n है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं कि ये क्या है, ये एक होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि इसमें जो डेरिवेशन का जो ऑर्डर है वो क्या है, सेम है, वो चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए ये भी n है, ये भी n, ये भी n और ये भी n। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इसका जो ऑर्डर है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का वो क्या है, कांस्टेंट है, मतलब चेंज नहीं हो रहा। इस तरह के इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, इस तरह के पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को हम नाम देते हैं होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो अभी आपको समझ आ गया होगा कि हम इसको होमोजीनियस क्यों बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो डिराइवेशन का जो ऑर्डर है, ठीक है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के डिराइवेशन का जो ऑर्डर है वो क्या है, वो चेंज नहीं हो रहा। तो इस तरह के अगर इसका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर है वो चेंज नहीं हो रहा, तो इस तरह की लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, और यहाँ पे A0, A1, A2 और AN यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये इसके कोएफिशिएंट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये कोएफिशिएंट होंगे ये क्या होंगे, यहाँ पे कांस्टेंट होंगे। ठीक है, तो इस तरह के इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। ठीक है, ये A0, A1, A2 अप टू AN ये क्या है, इसके कोएफिशिएंट है। ठीक है, वेयर A0, A1, A2 अप टू AN इसके क्या है, कोएफिशिएंट है। ठीक है, और इसके जो कोएफिशिएंट है वो क्या होंगे, यहाँ पे कांस्टेंट रहेंगे। ठीक है, इसलिए हम इसको बोलते हैं होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, और ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, तो अगर मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल कि हाँ, अगर आपके पास एक इक्वेशन है तो आप किस तरह से बोलेंगे कि ये एक होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, तो इसका मैं आपको कुछ एक दो एग्जांपल लिख देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये एक इक्वेशन है, 2 पार्शियल स्क्वायर जेड बाई पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस 7 पार्शियल स्क्वायर जेड बाई पार्शियल एक्स इंटू पार्शियल वाई प्लस 5 पार्शियल स्क्वायर जेड बाय पार्शियल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए ये क्या है, ये एक होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। किस तरह से, आप देखिए यहाँ पे जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर है वो क्या है, 2, यहाँ पे भी क्या है 2, यहाँ पे भी क्या है 2। ठीक है, तो इसका जो ऑर्डर है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का जो डेरिवेशन का जो ऑर्डर है वो चेंज नहीं हो रहा, कांस्टेंट है। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, ये एक होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, और इसके जो कोएफिशिएंट है, यहाँ पे क्या है 2, यहाँ पे क्या है 7, यहाँ पे क्या है 9, तो इसके जो कोएफिशिएंट है वो क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, ये एक होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, 2 पार्शियल स्क्वायर जेड बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस 7 पार्शियल स्क्वायर जेड बाय पार्शियल एक्स इंटू पार्शियल वाई प्लस 9 प्लस 5 पार्शियल स्क्वायर जेड बाय पार्शियल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, ये क्या है, ये एक होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि इसका जो ऑर्डर है वो चेंज नहीं हो रहा और इसके जो कोएफिशिएंट है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो ये इसका एक एग्जांपल है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एक सेकंड एग्जांपल लिख देता हूँ, तो वो क्या है, पार्शियल क्यूब जेड बाय पार्शियल एक्स क्यूब प्लस 2 पार्शियल क्यूब जेड बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर एंड पार्शियल वाई प्लस 3 partial cube z by partial x and to partial y square minus partial cube z divided by partial y cube is equal to function of x into y। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें पार्शियल क्यूब z, पार्शियल क्यूब z, पार्शियल क्यूब z, यहाँ पे पार्शियल क्यूब z। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे जो इसका ऑर्डर है, डेरिवेशन का जो ऑर्डर है इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो चेंज नहीं हो रहा, कांस्टेंट है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, ये एक होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, और इसके कोएफिशिएंट यहाँ पे देखें, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। ठीक है, यहाँ पे फिर से 1 है, तो यहाँ पे जो इसके कोएफिशिएंट है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के वो क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, ये एक होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, तो ये आपको मैंने बता दिया कि ये क्या है, इसका सेकंड एग्जांपल है, होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सेकंड एग्जांपल है, क्योंकि यहाँ पे इसका जो ऑर्डर है, फिर से आपको मैं बताता हूँ कि ये क्या है, ये एक होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये किस तरह से होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि इसका जो ऑर्डर है, इसके डेरिवेशन का जो ऑर्डर है वो क्या है, चेंज नहीं हो रहा, कांस्टेंट है। क्योंकि यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3 और यहाँ पे भी 3।
ठीक है। तो यहाँ पे जो लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का जो डिराइवेशन का जो ऑर्डर है वो चेंज नहीं हो रहा, कांस्टेंट है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, ये एक होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। और यहाँ पे जो इसके कोएफिशिएंट है वो क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको हम बोलते हैं होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, ठीक है। तो अगर आपने देखना है कि ये लीनियर है कि नहीं, तो आप देखिए इसका पावर क्या है, इसका 1, ठीक है, इसका पावर क्या है 1, इसका पावर क्या है 1 और इसका पावर क्या है 1, तो हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, ये एक लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन भी है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, ठीक है। इसका जो ऑर्डर है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का वो चेंज नहीं हो रहा, कांस्टेंट है, इसके जो कोएफिशिएंट है वो क्या है, कांस्टेंट है, और ये क्या है, ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर आप देखें तो पावर क्या है, सारों का 1 है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जांपल है, ठीक है। तो अभी आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा कि होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है और उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसको हम किस तरह से लिखते हैं, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आपको ये नजर आ रहा है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हमने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो अगर हमने होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को फर्दर सॉल्व करना है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कुछ कंडीशंस यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वो कंडीशंस क्या है, फर्स्ट सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे डी ऑपरेटर को यूज़ करेंगे, ठीक है। क्या यूज़ करेंगे, डी ऑपरेटर को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो जिसके जो सिंबल होंगे, इसके कुछ सिंबल होंगे, ठीक है, इस डी ऑपरेटर के कुछ सिंबल होंगे, ठीक है। तो वो सिंबल क्या होंगे, हम कहेंगे लेट डी इज इक्वल टू पार्शल बाय पार्शल एक्स, ठीक है। और हम कहेंगे डी प्राइम इज इक्वल टू पार्शल बाय पार्शल वाई, ठीक है। तो आपके पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म में होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में आपके पास जहाँ पे पार्शल बाय पार्शल एक्स आया है वहाँ पे आपने डी को पुट करना है, ठीक है। और जहाँ पे आपके पास पार्शल बाय पार्शल वाई आया है उसकी जगह पे आपने डी प्राइम को पुट करना है या आपने डी डैश को पुट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे डी ऑपरेटर का, ठीक है, और इसका सिंबल क्या है डी, ठीक है। तो यहाँ पे हम डी ऑपरेटर को यूज़ करेंगे, हम कहेंगे लेट डी इज इक्वल टू पार्शल बाय पार्शल एक्स एंड डी प्राइम इज इक्वल टू पार्शल बाय पार्शल वाई, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जहाँ पे आपके पास पार्शल बाय पार्शल एक्स नज़र आ रहे हैं वहाँ पे आप डी को पुट कर लें, और जहाँ पे पार्शल बाय पार्शल वाई नज़र आ रहा है वहाँ पे आप क्या पुट कर लें, डी प्राइम को पुट कर लें या डी डैश को पुट कर लें, ठीक है। तो इसके हिसाब से अगर हम इस सिंबल्स को यूज़ करेंगे, डी इज इक्वल टू पार्शल बाय पार्शल एक्स और डी प्राइम इज इक्वल टू पार्शल बाय पार्शल वाई, ठीक है। इसको आप नाम दे दें इक्वेशन 1, ठीक है। तो अगर हम इन ऑपरेटर्स को यूज़ कर ले तो हम इक्वेशन 1 को किस तरह से लिख सकते हैं, हमारा जो इक्वेशन 1 है वो क्या हो जाएगा, ए नॉट, ठीक है, पार्शल बाय पार्शल एक्स की जगह आपने क्या पुट करना है, डी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, डी पावर एन, ठीक है, एन टू जेड, ठीक है, प्लस ए वन पार्शल बाय पार्शल एक्स एन माइनस वन, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें पार्शल बाय पार्शल एक्स है, ठीक है, इसके साथ एन माइनस वन नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डी एन माइनस वन एन टू, यहाँ पे इसके साथ क्या है, पार्शल बाय पार्शल वाई भी है, तो पार्शल बाय पार्शल वाई को हम क्या लिखते हैं, डी प्राइम, ठीक है। तो डी एन माइनस वन डी प्राइम, ठीक है, एन टू जेड प्लस ए टू पार्शल एन जेड बाय पार्शल एक्स एन माइनस टू, ठीक है। तो पार्शल बाय पार्शल एक्स एन माइनस टू की जगह हम क्या लिखेंगे, डी एन माइनस टू, ठीक है। और पार्शल बाय पार्शल वाई स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे, डी प्राइम एन टू स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा इसके साथ जेड, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जेड है, प्लस एन ए एन, ठीक है। और पार्शल एन जेड बाय पार्शल वाई एन की जगह हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे इसकी जगह क्या लिखेंगे, डी प्राइम एन टू एन, क्योंकि यहाँ पे क्या है पार्शल बाय पार्शल वाई, ठीक है। तो पार्शल बाय पार्शल वाई को हम क्या लिखते हैं, डी प्राइम, तो यहाँ पे इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, ए एन डी प्राइम एन टू एन, ठीक है। और यहाँ पे इसके साथ क्या आएगा, इसके साथ भी यहाँ पे क्या है जेड, ठीक है। तो इसके साथ हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, जेड लिखेंगे, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स एन टू वाई, ठीक है।
तो यहाँ पे आपको मैं फिर से रिपीट करवाता हूँ कि यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने इन सिंबल्स को यूज़ किया है, डी इज इक्वल टू पार्शियल बाय पार्शियल एक्स, डी प्राइम इज इक्वल टू पार्शियल बाय पार्शियल वाई, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इस फर्स्ट इक्वेशन में जहाँ पे मेरे पास पार्शियल बाय पार्शियल एक्स आ रहा है वहाँ पे मैंने डी को पुट कर दिया, डी ऑपरेटर को, और जहाँ पे पार्शियल बाय पार्शियल वाई आया है वहाँ पे मैंने डी प्राइम ऑपरेटर को पुट कर दिया, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ए नॉट यहाँ पे आ जाएगा अपनी जगह पे, पार्शियल बाय पार्शियल एक्स इसकी जगह मैंने क्या लिखा, डी, ठीक है। तो डी पावर एन इंटू जेड प्लस ए वन पार्शियल बाय पार्शियल एक्स माइनस वन इसकी जगह मैंने क्या लिखा, डी एन माइनस वन, ठीक है। और पार्शियल बाय पार्शियल वाई की जगह मैंने क्या लिखा, डी वाई डी प्राइम, ठीक है। और जेड यहाँ पे आ जाएगा प्लस ए टू डी पावर एन माइनस टू डी प्राइम स्क्वायर इंटू जेड प्लस अप टू ए एन डी पावर एन इंटू जेड इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स इंटू वाई, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया होगा कि यहाँ पे मैंने क्या किया, ठीक है। मैंने जस्ट सिंपल यहाँ पे ये सिंबल यूज़ किए हैं, पार्शियल बाय पार्शियल एक्स की जगह मैंने डी ऑपरेटर को यूज़ किया, ठीक है। और पार्शियल बाय पार्शियल वाई की जगह मैंने डी प्राइम ऑपरेटर को यूज़ कर दिया इस स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। तो हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ये वाला इक्वेशन 1 ये इस फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, फर्दर हमने इसको क्या लेना है, इस इक्वेशन यहाँ पे आप देखें z क्या है, z यहाँ पे कॉमन है, ठीक है। तो हम यहाँ पे z को कॉमन लिख सकते हैं, ए नॉट डी पावर एन प्लस ए वन डी पावर एन माइनस वन डी प्राइम प्लस ए टू डी पावर एन माइनस टू इंटू डी प्राइम स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन ए एन डी प्राइम डी पावर प्राइम एन, ठीक है। और यहाँ पे z क्या है, z को हमने यहाँ पे कॉमन लिया इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x इंटू वाई, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लास्ट एक्सप्रेशन में क्या किया, मैंने यहाँ पे z को कॉमन लिया, ठीक है, क्योंकि z यहाँ पे हर जगह पे है तो z को मैं यहाँ पे कॉमन लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, ए नॉट डी पावर n प्लस ए वन डी पावर n माइनस वन डी प्राइम प्लस ए टू डी पावर n माइनस टू डी प्राइम स्क्वायर अप टू ए एन डी पावर n प्राइम, z यहाँ पे मैंने क्या लिया, z को मैंने यहाँ पे कॉमन लिया इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x इंटू वाई, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस पूरे टर्म को क्या नाम दे देंगे, फंक्शन ऑफ d इंटू डी प्राइम, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके पास ये लास्ट एक्सप्रेशन आया है ये, इसको हम क्या नाम दे देंगे, फंक्शन ऑफ d इंटू डी प्राइम। और यहाँ पे z क्या है, z को हमने कॉमन लिया तो z इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x इंटू वाई, ठीक है। तो हमारा जो लास्ट एक्सप्रेशन आएगा वो क्या होगा, फंक्शन ऑफ d इंटू डी प्राइम, यहाँ पे z हमने कॉमन लिया था तो इस टर्म को हम क्या नाम दे देंगे, इस पूरे टर्म को हम नाम दे देंगे फंक्शन ऑफ d इंटू डी प्राइम, ठीक है। यहाँ पे जो हमारे पास टर्म आ रहे हैं वो क्या है, d है और d प्राइम है, ठीक है। तो इसका जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, फंक्शन ऑफ d इंटू डी प्राइम, यहाँ पे z कॉमन, तो इस टर्म को हम क्या नाम दे देंगे, इस पूरे टर्म को फंक्शन ऑफ d इंटू डी प्राइम z इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x इंटू वाई, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा कि मैंने क्या किया लास्ट एक्सप्रेशन में मैंने क्या किया, मैंने इस पूरे टर्म को क्या नाम दे दिया, ये पूरा टर्म जो आपके पास नजर आ रहा है इसको मैंने फंक्शन ऑफ d इंटू डी प्राइम नाम दिया, ठीक है। तो इसको मैंने क्या लिखा, फंक्शन ऑफ d इंटू डी प्राइम z इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x इंटू वाई, ठीक है। इसको आप क्या नाम देते, इक्वेशन 2 नाम दे देते, ठीक है। इसको हम क्या नाम देंगे, इक्वेशन 2। तो हमारे पास इक्वेशन 1 ये है और इक्वेशन 2 क्या है, हमारे पास ये है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे फर्दर, तो लास्ट एक्सप्रेशन हमारे पास जो आया है वो क्या है, इक्वेशन 2 जो हमारे पास आया है वो है फंक्शन ऑफ d इंटू डी प्राइम z इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x इंटू वाई, ठीक है। इसको आप क्या नाम दे दें, इक्वेशन 2, ठीक है। तो हमारे पास जो इक्वेशन 2 है वो क्या है, फंक्शन ऑफ d इंटू डी प्राइम z इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x इंटू वाई। ये आपको पता होगा, अभी आपने देखा कि ये कहाँ से आया है, ठीक है। यहाँ पे आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि ये मैंने कहाँ से लिखा है। इसको मैंने
वहाँ से लिखा, ठीक है, वहाँ पे जहाँ पे ए नॉट डी पावर एन वो चीज़ें आ रही थी, ठीक है, उसको फंक्शन, उसको मैंने क्या नाम दिया, फंक्शन ऑफ डी इंटू डी प्राइम, ठीक है, और जेड मैंने वहाँ पे कॉमन लिया था, ठीक है, तो पूरे टर्म को मैंने क्या नाम दिया, फंक्शन ऑफ डी इंटू डी प्राइम z इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x इंटू वाई, ठीक है, इसको आप क्या नाम दे दें, इक्वेशन 2 नाम दे दें, ठीक है। इसके बाद अगर हमने इसका जनरल सोल्यूशन फाइंड करना है, ठीक है, तो होमोजेनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का जो जनरल सोल्यूशन होता है, ठीक है, द जनरल सोल्यूशन, इसका जो जनरल सोल्यूशन लिखते हैं हम, होमोजेनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो होता है उसका जो जनरल सोल्यूशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, जनरल सोल्यूशन एज z इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, ठीक है, तो इसका जो जनरल सोल्यूशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, z इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, ठीक है। यहाँ पे मैंने z को क्यों यूज़ किया, यह बात आप यहाँ पे नोट कर लें, ठीक है, नोट, यहाँ पे मैंने z वेरिएबल को यहाँ पे क्यों लिया है, क्योंकि हमारे पास जो, आपको अगर इक्वेशन 1 याद हो, आप इक्वेशन 1 को देख लें, तो इक्वेशन 1 में हमने क्या लिखा था, पार्शियल एन जेड बाय पार्शियल एक्स एन, ठीक है, तो हमारा जो वेरिएबल था पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का, जो वेरिएबल था डिपेंडेंट वेरिएबल, वो क्या था, z, ठीक है, तो यहाँ पे जो हम फंक्शन को यूज़ करेंगे उसको हम क्या यूज़ करेंगे, z यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में डिपेंडेंट वेरिएबल आया था, डिपेंडेंट फंक्शन आया था, वो क्या था, z था, ठीक है, तो हम जो फंक्शन यूज़ करेंगे हमारे जनरल सोल्यूशन में, वो हम क्या यूज़ करेंगे, z को यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारा जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में, फिर से आपको मैं रिपीट करवाता हूँ कि हमारा जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में जो डिपेंडेंट वेरिएबल था वो क्या था, z, क्योंकि हमने लिखा था पार्शियल एन जेड बाय पार्शियल एक्स एन, ठीक है, तो हमारा जो डिपेंडेंट वेरिएबल था वो क्या था, z, ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे जनरल सोल्यूशन में क्या यूज़ करेंगे, z को यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है, तो हमारा जो जनरल सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, z इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, ठीक है, तो यहाँ पे सी एफ क्या होगा, सी एफ का मतलब है कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री इक्वेशन, ठीक है, सी एफ यहाँ पे क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री इक्वेशन, ठीक है, और पी आई यहाँ पे क्या है, पी आई का यहाँ पे मतलब है पार्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है, तो सी एफ का यहाँ पे मतलब क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री इक्वेशन, ठीक है, और यहाँ पे पी आई का मतलब क्या है, पार्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है, तो हमारा जो होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का जो जनरल सोल्यूशन होगा वो हम क्या लिखेंगे, z इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, ठीक है, यहाँ पे आपको मैंने बता दिया कि मैं यहाँ पे z को क्यों यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन था उसमें जो डिपेंडेंट वेरिएबल था वो क्या था, z, ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे किस चीज़ को यूज़ करेंगे, z फंक्शन को यूज़ करेंगे, ठीक है, और हम लिखेंगे z इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, ठीक है, तो यहाँ पे सी एफ क्या है, कम्प्लीमेंट्री इक्वेशन है, ठीक है, या कम्प्लीमेंट्री फंक्शन है, ठीक है, सी एफ का मतलब यहाँ पे क्या है, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ठीक है, सी एफ तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन, और पी आई का यहाँ पे मतलब क्या है, पार्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है, तो यहाँ पे हम हमारा जो जनरल सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, z इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, ठीक है, सी एफ यहाँ पे क्या है, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन, पी आई यहाँ पे क्या है, पार्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये समझ आना चाहिए कि इसका मतलब क्या है, ठीक है, तो जनरल सोल्यूशन जो होगा वो क्या होगा, z इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, ठीक है, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पार्टिकुलर इंटीग्रल, ये इसका जनरल सोल्यूशन होगा, ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये है कि हम सी एफ और पी आई को किस तरह से फाइंड करेंगे, क्योंकि हमारा जो जनरल सोल्यूशन होगा वो किस फॉर्म में होगा, z इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि हम सी एफ और पी आई को जो है वो किस तरह से फाइंड करेंगे, ठीक है, तो इसके कुछ कंडीशंस होते हैं, कंडीशंस क्या है, फर्स्ट ये है कि अगर आपके पास जो फंक्शन ऑफ एक्स, ये हम आप इक्वेशन 2 जो आपके पास नज़र आ रहा है, इस इक्वेशन 2 में अगर आपके पास ये जो राइट हैंड साइड है, ठीक है, या आपके पास जो राइट हैंड साइड पे आपको नज़र आ रहा है फंक्शन ऑफ एक्स वाई, अगर आपके पास ये फंक्शन ऑफ एक्स वाई ये राइट हैंड साइड क्या हो, ज़ीरो हो, ठीक है, तो हमारा जो जनरल सोल्यूशन होगा, टोटल जनरल सोल्यूशन जो होगा वो क्या होगा, z इज इक्वल टू सी एफ, ठीक है, तो हमारा जो जनरल सोल्यूशन होगा वो किस फॉर्म में आएगा, सिर्फ कम्प्लीमेंट्री फंक्शन के फॉर्म में आएगा, अगर आपके पास राइट हैंड साइड जो है फंक्शन ऑफ एक्स वाई इक्वेशन 2 का अगर आपके पास क्या आ रहा है, ज़ीरो आ रहा है, तो हमारा जो जनरल सोल्यूशन होगा वो क्या होगा,
z इज इक्वल टू सी एफ, ठीक है। तो हमारा जो जनरल सोल्यूशन होगा वो सिर्फ कम्प्लीमेंट्री फंक्शन के फॉर्म में आएगा, ठीक है। फिर से आपको मैं रिपीट करवाता हूँ कि यहाँ पे मैंने क्या कहा है कि अगर आपके पास इक्वेशन 2 में जो आपके पास राइट हैंड साइड है फंक्शन ऑफ एक्स वाई, ठीक है, अगर आपके पास फंक्शन ऑफ एक्स वाई वो जीरो के इक्वल है, जीरो के बराबर आ रहा है, ठीक है, फंक्शन ऑफ एक्स वाई अगर जीरो के बराबर आ रहा है तो हमारा जो जेड फंक्शन होगा या हमारा जो जनरल सोल्यूशन होगा वो किसके इक्वल होगा, जेड इज इक्वल टू सी एफ के इक्वल होगा। वहाँ पे आप पार्टिकुलर इंटीग्रल की बात नहीं करेंगे। अगर आपके पास ये फंक्शन जो है ये किस चीज़ के इक्वल आ रहा है, जीरो के इक्वल आ रहा है, तो हमारा जो जनरल सोल्यूशन होगा वो किस फॉर्म में होगा, z इज इक्वल टू सी एफ के फॉर्म में होगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि जनरल सोल्यूशन क्या होता है, z इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, ठीक है। फिर आपको मैंने कहा कि सी एफ यहाँ पे क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है, पी आई यहाँ पे क्या है, पार्टिकुलर इंटीग्रल है, ठीक है। तो हमारा जो होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का जो जनरल सोल्यूशन होगा वो इस फॉर्म में होगा, ठीक है। फिर आपको मैंने कहा था अगर आपके पास इक्वेशन 2 में ये वाला फंक्शन फंक्शन ऑफ एक्स एंड टू वाई अगर ये आपके पास जीरो आ रहा है तो हमारा जो जनरल सोल्यूशन होगा वो किस फॉर्म में होगा, z इज इक्वल टू सी एफ, ठीक है, सिर्फ कम्प्लीमेंट्री फंक्शन के फॉर्म में होगा और वहाँ पे पार्टिकुलर इंटीग्रल नहीं होगा। अगर आपके पास ये राइट हैंड साइड जो है ये क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, ठीक है। फिर आपको मैं ये बात कर रहा था कि आपके पास यहाँ पे जनरल सोल्यूशन है z इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, ठीक है। तो हमारा जो जनरल सोल्यूशन सी एफ प्लस पी आई के फॉर्म में आएगा, तो यहाँ पे सी एफ और पी आई इनको हमने फाइंड भी करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इनके रूल्स को स्टडी करेंगे कि हम सी एफ को और पी आई को जो है वो किस तरह से फाइंड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने फाइंड करना है सी एफ को, ठीक है। कि सी एफ को हम किस तरह से फाइंड करेंगे, क्योंकि हमारा जो जनरल सोल्यूशन है उस वो क्या है, z इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, ठीक है। तो हमने सबसे पहले देखना है कि हम सी एफ को किस तरह से फाइंड करेंगे, ठीक है। सी एफ को फाइंड करने के लिए क्या रूल्स होंगे, इसको कौन से रूल्स हम यूज़ करेंगे कि हम सी एफ को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, रूल्स इक्वेशन 2 में यहाँ पे लिख देता हूँ। इक्वेशन 2 हमारे पास क्या आया है, फंक्शन ऑफ डी इंटू डी प्राइम z इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x इंटू वाई, इसको आप क्या नाम दे दें, इक्वेशन 2 नाम दे दें, ठीक है। अब हमने क्या करना है, रूल्स टू फाइंड सी एफ, ठीक है। सबसे पहले हमने ये देखना है कि हम सी एफ को किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम पी आई की बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, रूल्स टू फाइंड सी एफ या रूल्स टू फाइंड कम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ठीक है, कि हम सी एफ को किस तरह से फाइंड करेंगे, इसके रूल्स क्या होंगे, ठीक है। तो आपको मैंने क्या कहा कि अगर आपके पास इक्वेशन 2 में ये फंक्शन जीरो हो रहा है तो हमारा जो जनरल सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, z इज इक्वल टू सी एफ के फॉर्म में होगा, ठीक है। तो हम सी एफ को किस तरह से फाइंड करेंगे, इसकी बात हमने करनी है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, रूल्स टू फाइंड सी एफ, हम सी एफ को किस तरह से फाइंड करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन 2, जो इक्वेशन 2 है इससे आप देखें, अगर आप फंक्शन ऑफ एक्स वाई को ज़ीरो कर लें, ठीक है, फंक्शन ऑफ एक्स वाई को अगर आप ज़ीरो कर लें राइट हैंड साइड को, तो इक्वेशन 2 से हमारे पास क्या आ जाएगा, फंक्शन ऑफ डी इंटू डी प्राइम जेड इज इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा, ठीक है। तो इक्वेशन 2 से हमारे पास ये आया है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने इसका एक्सिलरी इक्वेशन बनाना है, ठीक है। इस इक्वेशन का हमने क्या करना है, एक्सिलरी इक्वेशन बनाना है, ठीक है। क्या करना है, हमने इसका एक्सिलरी इक्वेशन हमने बनाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसके एक्सिलरी इक्वेशन को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके एक्सिलरी इक्वेशन को हम फाइंड करने के लिए यहाँ पे कुछ रूल्स फॉलो करेंगे, कुछ कंडीशंस फॉलो करेंगे। वो कंडीशंस क्या होंगे, हमने यहाँ पे डी की जगह को क्या पुट करना है, हमने यहाँ पे डी की जगह पे एक टर्म पुट करना है एम, ठीक है। और डी प्राइम की जगह हमने यहाँ पे क्या पुट करना है, वन को पुट करना है, और हमने यहाँ पे पुट करना है जेड को एज अ वन, ठीक है। हमने यहाँ पे जेड को एज अ वन यहाँ पे कंसिडर करना है, ठीक है। तो आपको मैं क्या बात कर रहा था कि हमने इसका एक्सिलरी इक्वेशन फिर लिखना है, ठीक है। सी एफ का हमने एक्सिलरी इक्वेशन लिखना है। तो इसके एक्सिलरी इक्वेशन के लिए हम क्या करेंगे, इसके एक्सिलरी इक्वेशन को हम फाइंड करने के लिए कुछ कंडीशंस यूज़ करते हैं। वो कंडीशंस क्या होंगे,
कि हमने डी को पुट करना है एम, ठीक है, डी की जगह हम एन पुट करेंगे और डी प्राइम की जगह हम 1 पुट करेंगे और जेड की हम यहाँ पे कंसिडर कर लेंगे कि जेड इक्वल है 1 के, ठीक है। तो हमारे पास जो ये इक्वेशन आया है इसमें हमने डी की जगह एम को पुट करना है और डी प्राइम की जगह 1 को पुट करना है और जेड को क्या पुट करना है, 1 को पुट करना है, ठीक है। तो हमारा जो इक्वेशन है ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ डी की जगह हम क्या पुट करेंगे एम, डी प्राइम की जगह हम क्या पुट करेंगे 1, ठीक है, और जेड की जगह हम क्या पुट करेंगे 1। तो ये क्या हो जाएगा एफ एम 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो एफ एम 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे फिर आपको पता होगा कि ये इक्वेशन 2 जो है ये कहाँ से आया था, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैं लिख देता हूँ कि ये हमने कहाँ से डिराइव किया था। ये इक्वेशन 2 जो है ये हमने डिराइव किया था ए नॉट डी की पावर एन प्लस ए एन डी पावर एन माइनस 1 डी प्राइम प्लस ए टू डी पावर एन माइनस 2 डी प्राइम स्क्वेयर प्लस एंड सो ऑन ए एन डी प्राइम एन एन टू जेड इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स एन टू वाई, ठीक है। तो इस इक्वेशन से हमने इस इक्वेशन को लिखा था इक्वेशन 2 को, ठीक है। फिर इस इक्वेशन से हमने क्या लिखा, फंक्शन ऑफ डी एन टू डी प्राइम इज इक्वल टू 0। फिर इस इक्वेशन से हमने क्या लिखा, फंक्शन ऑफ एम 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो इस इक्वेशन से हमने क्या लिखा है, फंक्शन ऑफ एम 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो आपको मैं कह रहा था कि इस इक्वेशन से हमने ये इक्वेशन डिराइव किया था, ठीक है। इससे हमने ये लिखा, इससे फिर हमने ये लिखा, ठीक है। तो अगर मैं इस इक्वेशन में डी की जगह एम को पुट कर लूँ और डी प्राइम की जगह 1 को पुट कर लूँ तो ये इक्वेशन हमारे पास इसका क्या हो जाएगा, एक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। मैंने क्या करना है यहाँ पे आप देखें हमने इसका एक्सिलरी इक्वेशन बनाना है, ठीक है। फंक्शन ऑफ डी एन टू डी प्राइम जेड इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगर आपके पास राइट हैंड साइड 0 है तो हमारा जो फंक्शन आएगा वो इस फॉर्म में होगा, ठीक है। तो फिर आपको मैंने कहा कि अगर हमने इसका एक्सिलरी इक्वेशन लिखना है तो हम इसका एक्सिलरी इक्वेशन किस तरह से लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे डी की जगह हम एम पुट कर लेंगे, डी प्राइम की जगह 1 पुट कर लेंगे और जेड को हम कंसिडर कर लेंगे कि जेड 1 के इक्वल है, ठीक है। तो इसका ये क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ एम 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। फिर आपको मैंने कहा था कि ये फंक्शन, ये इक्वेशन 2 जो है ये यहाँ से आया था, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे डी की जगह एम को पुट कर लें और डी प्राइम की जगह 1 को पुट कर लें तो यहाँ पे जो इक्वेशन आएगा वो क्या होगा, एक्सिलरी इक्वेशन होगा कम्प्लीमेंट्री फंक्शन का, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए नॉट, ठीक है, डी की जगह हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे एम, ठीक है। तो एम पावर एन प्लस ए एन, ठीक है, और डी की जगह हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे एम, ठीक है। तो डी की जगह हम यहाँ पे एम पुट करेंगे पावर एन माइनस 1 एन टू डी प्राइम की जगह हम क्या पुट करेंगे 1, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा प्लस ए टू डी, डी की जगह हम क्या पुट करेंगे एम, तो एन माइनस 2 और डी प्राइम की जगह हम क्या पुट करेंगे 1, ठीक है। तो 1 यहाँ पे 1 स्क्वायर हो जाएगा तो वो भी 1 आ जाएगा, ठीक है। एंड सो ऑन ए एन और डी प्राइम की जगह हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे 1, ठीक है। तो यहाँ पे वो 1 हो जाएगा एन टू जेड इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स एन टू वाई, ठीक है। और जेड की जगह भी हम क्या पुट करेंगे 1 पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ आ गया कि यहाँ पे मैंने, तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि मैंने क्या किया है। ए नॉट डी की जगह मैंने एम पुट कर दिया, डी की जगह यहाँ पे एन पुट कर दिया, ठीक है। फिर इसके बाद मैंने क्या किया, डी प्राइम की जगह 1 पुट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे फिर से आ जाए, यहाँ पे ए टू डी की जगह मैंने क्या पुट कर लिया एम, तो एम पावर एन माइनस 2 और डी प्राइम की जगह मैंने क्या पुट कर लिया 1, ठीक है। तो 1 स्क्वायर अप टू ए एन, डी प्राइम की जगह मैंने क्या पुट कर लिया 1, ठीक है। तो 1 पावर एन इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई, ठीक है। फिर आपको मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि अगर आपके पास फंक्शन ऑफ एक्स वाई जो है वो क्या हो 0 हो, ठीक है। तो इस फंक्शन को हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे 0 पुट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे फंक्शन ऑफ एक्स वाई आएगा क्योंकि ये जनरल फॉर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, फंक्शन ऑफ एक्स वाई राइट हैंड साइड को हमने क्या लिखा है 0 लिखा है, तब हम कह सकते हैं कि z इज इक्वल टू सी एफ, ठीक है। और एक्सिलरी इक्वेशन को हम क्या लिखेंगे, d इज इक्वल टू एम और d प्राइम को हम यहाँ पे 1 पुट करेंगे और z को यहाँ पे क्या पुट करेंगे 1 पुट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा एक्सिलरी इक्वेशन ऑफ कम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ठीक है। तो आपको मैं क्या कह रहा था
कि हम यहाँ पे इसको 0 पुट करेंगे, ठीक है, तो z इज इक्वल टू दिस हो जाएगा। फिर आपको मैंने कहा कि इक्वेशन 2 से अगर हम z इसको 0 पुट कर लें तो इक्वेशन 2 से हमारा ये इक्वेशन आ जाएगा, ये इज इक्वल टू 0, ठीक है। फिर अगर हमने इसका एक्सिलरी इक्वेशन लिखना है तो एक्सिलरी इक्वेशन लिखने के लिए हम क्या करेंगे, d की जगह m पुट करेंगे और d प्राइम की जगह 1 पुट कर लेंगे और z को हम कंसीडर कर लेंगे 1 के, ठीक है। तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ m1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि मैंने d की जगह m पुट कर लिया, d प्राइम की जगह 1 पुट कर लिया, तो फंक्शन ऑफ m1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर a0 d पावर n प्लस an, ये इस इक्वेशन से हमारा ये इक्वेशन 2 आया था। इसमें मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने d की जगह m पुट कर लिया और d प्राइम की जगह 1 पुट कर लिया और z की जगह 1 पुट किया, ठीक है। और फंक्शन ऑफ एक्स वाई को मैंने यहाँ पे क्या कंसिडर किया, 0 कंसिडर किया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a0 d की जगह m, ठीक है, और d प्राइम की जगह 1, ठीक है। तो ये इक्वेशन आ जाएगा। इस इक्वेशन को आप क्या नाम देंगे, इस इक्वेशन को आप कहेंगे कि ये एक्सिलरी इक्वेशन है इस इक्वेशन का, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगा। वो क्या है, a0 m पावर n प्लस an m पावर n माइनस 1 प्लस a2 m पावर n माइनस 2 अप टू an इज इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा, एक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो हमारा जो एक्सिलरी इक्वेशन होगा वो इस फॉर्म में आएगा, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे एक बात नोट करनी है, ठीक है, नोट, ये बात अपने साथ नोट कर लें कि हमने यहाँ पे d प्राइम इज इक्वल टू 1 को तो लिखा है, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या लिखा है, d प्राइम इज इक्वल टू 1 और d इज इक्वल टू m और z इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, d प्राइम इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो अगर आपके पास किसी फंक्शन में अगर आपके पास d प्राइम जो है वो कॉमन है, ठीक है, मतलब d प्राइम जो है वो बार बार रिपीट हुआ है, तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, आप d प्राइम को बाहर निकालेंगे और उसके बाद जो इक्वेशन आएगा वो इक्वेशन उसका एक्सिलरी इक्वेशन होगा, ठीक है। उसके बाद हम उसका एक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको मैं फिर से रिपीट करवाता हूँ कि मैंने क्या कहा यहाँ पे, कि यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने d प्राइम को यहाँ पे 1 लिया है, ठीक है। तो अगर आपके पास यहाँ पे हमने d प्राइम को 1 लिया तो हमारा एक्सिलरी इक्वेशन ये आया है, जनरल फॉर्म, ठीक है। तो अगर आपके पास किसी फंक्शन में किसी इक्वेशन में d प्राइम जो है वो कॉमन निकल रहा है, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, d प्राइम को कॉमन निकालेंगे, ठीक है, और उसके बाद उसका एक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है। d प्राइम को पहले बाहर निकालेंगे कॉमन और उसके बाद उसका एक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर आप d प्राइम को कॉमन नहीं निकालते, d प्राइम आपके पास कॉमन नहीं निकल रहा, तो वहाँ पे आपने d प्राइम को 1 पुट कर देना है और इसका एक्सिलरी इक्वेशन जो है वो इस फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो जिस जगह पे d प्राइम जो है वो कॉमन होगा, मतलब जिस जगह पे हम d प्राइम को कॉमन निकाल सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे जो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा वो स्प्लिट हो जाएगा डिफरेंट पार्ट्स में, ठीक है। तो वहाँ पे जो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा वो स्प्लिट हो जाएगा डिफरेंट पार्ट्स में, मतलब कम्प्लीमेंट्री फंक्शन का अपना एक रूल्स हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है। इसको हम फर्दर जाके डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं कह रहा था कि ये ज़रूरी है आपको बताना कि यहाँ पे हमने क्या लिखा है, d प्राइम को हमने 1 पुट कर दिया है, तो हमारा जो एक्सिलरी इक्वेशन है वो यहाँ पे ये आया है, ठीक है। लेकिन ये बात आप नोट कर ले कि अगर आपके पास कहीं पे d प्राइम जो है वो कॉमन निकल रहा है इक्वेशन में, तो आपने d प्राइम को पहले बाहर निकालना है, कॉमन निकालना है और उसके बाद आपने एक्सिलरी इक्वेशन बनाना है, ठीक है। लेकिन अगर किसी जगह पे d प्राइम जो है वो कॉमन नहीं निकल रहा, तो उसका जो एक्सिलरी इक्वेशन होगा, जनरल फॉर्म, वो ये होगा, ठीक है। तो आपका जनरल जनरल एक्सिलरी इक्वेशन ये होगा, ठीक है। लेकिन अगर d प्राइम बाहर निकलना है तो आपने पहले d प्राइम को कॉमन निकालना है और उसके बाद उसका एक्सिलरी इक्वेशन निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज़ आपने नोट करनी थी, ठीक है। यही बात मैं आपको कर रहा था, ठीक है। और दूसरी बात आप यहाँ पे दूसरी बात जो नोट करनी है, सेकंड, ठीक है, सेकंड बात आपने यहाँ पे नोट करनी है, यहाँ पे आपको मैं लिख देता हूँ। फर्स्ट बात आपने यहाँ पे क्या नोट करनी है, फर्स्ट बात आपने यहाँ पे ये नोट करनी है कि अगर d प्राइम कॉमन निकल रहा है तो आपने पहले d प्राइम को कॉमन निकालना है, ठीक है, और उसके बाद आपने उसका एक्सिलरी इक्वेशन बनाना है, ठीक है। अगर आपके पास d प्राइम कॉमन नहीं निकल रहा तो आपने d प्राइम को 1 पुट कर देना है और उसका जो एक्सिलरी इक्वेशन होगा वो जनरल एक्सिलरी इक्वेशन इस फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो ये तो फर्स्ट बात हो गई, ठीक है। सेकंड बात आपने कौन सी याद करनी है, सेकंड बात आपने ये याद रखनी है कि आपके पास जो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा उसमें उतने ही फंक्शन इन्वॉल्व होने चाहिए, ठीक है। फंक्शन
आपके पास जो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा, ठीक है, या जो एम होगा, उसमें आपके पास उतने ही फंक्शन इन्वॉल्व होने चाहिए जितना आपके मेन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर है, ठीक है। अगर आपके मेन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 2 है, तो आपके पास जो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन में जितने फंक्शन इन्वॉल्व होंगे वो 2 होंगे, ठीक है। तो अगर आपके पास मेन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर होगा कम्प्लीमेंट्री फंक्शन में, उतने ही फंक्शन आपके पास इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। तो सेकंड बात आपने कौन सी याद रखनी है, मैं आपको फिर से रिपीट करवाता हूँ कि सेकंड बात आपने ये आपने याद रखना है, नोट करना है कि आपके पास कम्प्लीमेंट्री फंक्शन में उतने ही फंक्शन इन्वॉल्व होने चाहिए जितना आपका मेन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा, ठीक है। उतने आपके कम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो है वो इन्वॉल्व होने चाहिए, ठीक है। तो ये बात आपने यहाँ पे नोट कर। तो ये तो हो गया एक्सिलरी इक्वेशन का जनरल फॉर्म, ठीक है। तो अब हम इसको फर्दर डिस्कस करते हैं कि हम इसको फर्दर किस तरह सॉल्व करेंगे, मतलब हमने सी एफ को किस तरह से निकालना है, ठीक है। तो ये तो हमारा जनरल एक्सिलरी इक्वेशन हो गया, ठीक है। तो इक्वेशन हमारे पास क्या है, ए नॉट एम पावर एन प्लस ए एन एम पावर एन माइनस वन प्लस ए टू एम पावर एन माइनस टू अप टू ए एन z इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारा एक्सिलरी इक्वेशन है, ठीक है। तो हमारा जनरल एक्सिलरी इक्वेशन क्या होगा, सी एफ का ये हो जाएगा, ठीक है। फिर हम यहाँ पे ये बात करेंगे कि अगर इसमें हम कुछ कंडीशंस यूज़ करते हैं। वो कंडीशंस क्या होते हैं, अगर सी एफ की वैल्यू यहाँ पे डिफरेंट हो, मतलब यहाँ पे सॉरी यहाँ पे जो m की वैल्यू है, m की वैल्यू आपके पास रिपीट भी हो सकती है, मतलब m की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट भी रह सकती है और m की जो वैल्यू है वो डिस्टिंक्ट भी हो सकती है, ठीक है। मतलब रियल फॉर्म में भी हो सकती है, कम्प्लेक्स फॉर्म में भी हो सकती है और वो रिपीट भी हो सकती है, ठीक है। तो अगर हमारे पास जो m की वैल्यू है वो डिस्टिंक्ट आई है या रिपीट फॉर्म में आई है, ठीक है, तो उसको उस फॉर्म में हम सी एफ को किस तरह से लिखेंगे, ठीक है। वहाँ पे हम हमारा जो सी एफ का स्टैंडर्ड फॉर्म होगा वो किस तरह से होगा, ठीक है। तो हमारा जो एक्सिलरी इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है या एक्सिलरी इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म है वो ये होगा, ठीक है। फिर आपको मैंने क्या कहा, यहाँ पे जो एम की, यहाँ पे ये क्या है, एक पॉलिनोमियल जनरल इक्वेशन है, ठीक है। तो अगर हमारे पास जो m की वैल्यू है वो m की वैल्यू वो है जो है वो चेंज हो रही है, ठीक है। यहाँ पे m की वैल्यू को हमने चेंज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ कंडीशंस यूज होते हैं क्योंकि यहाँ पे इसके कुछ रूट्स होंगे, ठीक है। तो इसका केस नंबर 1 हम यहाँ पे स्टडी करेंगे कि केस नंबर 1 क्या है यहाँ पे, या कंडीशन नंबर 1 कि अगर हमारे पास जो m की वैल्यू हो या if the roots of auxiliary equation as real and distinct, डिस्टेंस का तो आपको पता होगा कि डिस्टेंस का आपको मतलब क्या है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं आपको पता नहीं है तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि इसका मतलब क्या है, एक तो रूट्स ऑफ एक्सिलरी इक्वेशन इज रियल एंड डिस्टिंक्ट। मतलब ये है कि इसके जो रूट्स होंगे, एक्सिलरी इक्वेशन जो है, इस यहाँ पे जो m की वैल्यू होगी, ठीक है, मतलब रूट्स जो होंगे अगर वो आपके पास डिस्टिंक्ट है, डिस्टिंक्ट का मतलब ये है कि आपके पास जो है वो रिपीट नहीं हो रहा है, मतलब क्लियर फॉर्म में है, आपके पास है 1 2 3 इस तरह के फॉर्म में अगर आपके पास आ रहा है तो आप क्या बोलते हैं, ये एक डिस्टिंक्ट है, ठीक है, डिस्टिंक्ट वैल्यू है या ये रियल वैल्यूज है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम क्या बोलेंगे कि ये एक डिस्टिंक्ट वैल्यू है यहाँ पे, ठीक है। तो डिस्टेंस को तो डिस्टिंक्ट आपको समझ आ गया होगा कि डिस्टिंक्ट का मतलब ये है कि जो आपके साथ क्लियर हो, ठीक है, मतलब जो रियल हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 फॉर एग्जांपल ये है, ठीक है। तो आप देखिए आपके पास एक क्लियर नंबर्स हैं, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं कि ये डिस्टिंक्ट नंबर है, ठीक है, क्योंकि ये रिपीट नहीं हो रहे 1 2 3, यहाँ पे कोई भी चीज़ जो है वो रिपीट नहीं हो रही, आपको क्लियर जो है चीज़ नज़र आ रही है। तो इस तरह की हम चीज़ को हम क्या बोलते हैं, ये डिस्टिंक्ट है, ठीक है। तो अगर आपके पास जो रूट्स है वो क्या है, एक्सिलरी इक्वेशन के जो रूट्स हैं यहाँ पे, द रूट्स ऑफ एक्सिलरी इक्वेशन, ये आपके पास एक्सिलरी इक्वेशन है, ठीक है। तो अगर इसके जो रूट्स हैं
वो क्या है, डिस्टिंक्ट है, ठीक है। तो वहाँ पे हमारा जो सी एफ लिखने का जो तरीका होगा, हम वहाँ पे सी एफ को किस तरह से लिखेंगे, वहाँ पे हम सी एफ को लिखेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखें, आप लिखते हैं फॉर एग्जांपल m इज इक्वल टू m1 m2 m3 m2 mn, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें m की जो वैल्यू है वो क्या है, रिपीट नहीं हो रही, ठीक है। हर मतलब डिस्टिंक्ट है, मतलब डिफरेंट है। आपके पास 1 2 3 इस तरह के फॉर्म में आया है, ठीक है। m इज इक्वल टू m1 m2 m3 अप टू mn, ठीक है। तो इस तरह की वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, डिस्टिंक्ट, ठीक है। तो अगर हमारे पास एक्सिलरी इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो इस फॉर्म में आए हैं, ठीक है, मतलब m1 m2 m3 अप टू mn, ठीक है। तो वहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन या सी एफ को हम वहाँ पे किस फॉर्म में लिखेंगे, सी एफ इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ पाई वन वाई प्लस m1 x प्लस पाई टू वाई प्लस m2 x प्लस पाई थ्री वाई प्लस m3 x प्लस एंड सो ऑन पाई एन वाई प्लस एम एन एन टू एक्स, ठीक है। तो आपको मैं क्या बात कर रहा था, अगर आपके पास एक्सिलरी इक्वेशन के जो रूट्स है वो डिस्टिंक्ट है, मतलब वो इस फॉर्म में आए हैं m इज इक्वल टू m1 m2 m3 अप टू mn, तो वहाँ पे जो हमारा कम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखने का तरीका होगा वो क्या होगा, सी एफ इज इक्वल टू पाई वन वाई प्लस एम वन एक्स प्लस पाई टू वाई प्लस एम टू एक्स प्लस पाई थ्री वाई प्लस एम थ्री एक्स अप टू पाई एन वाई प्लस एम एन एन टू एक्स, ठीक है। फिर से आपको मैं बताता हूँ कि अगर आपके पास एक्सिलरी इक्वेशन, ये एक्सिलरी इक्वेशन है आपका, ठीक है। अगर आपके पास एक्सिलरी इक्वेशन के जो रूट्स है वो डिस्टिंक्ट आ रहे हो, मतलब वो इस फॉर्म में हो m इज इक्वल टू m1 m2 m3 अप टू mn, ठीक है। तो वहाँ पे जो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखने का तरीका होगा वो ये होगा, ठीक है। तो आपको ये समझ आना चाहिए अभी, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, केस नंबर 2, ठीक है। तो केस नंबर 2 हमारे पास क्या होगा, तो केस नंबर 2 ये है कि if two of the roots of auxiliary equation are equal and other are distinct, ठीक है। या ये आपको मैं और समझा देता हूँ, आपको यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर m की वैल्यू है, फॉर एग्जांपल m की वैल्यू है 1 2 3, ठीक है। तो हमारा जो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखने का तरीका होगा वो क्या होगा, सी एफ इज इक्वल टू पाई वन वाई प्लस m1 की जगह आप क्या पुट करेंगे 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा x प्लस पाई टू वाई प्लस m2 की जगह 2 इंटू एक्स प्लस पाई थ्री वाई प्लस m3 की जगह आप पुट देंगे 3 इंटू एक्स, ठीक है। तो हमारा जो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा वो इस फॉर्म में आएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आप देखें m क्या है, m यहाँ पे इसका रूट है, ठीक है। यहाँ पे इसका रूट क्या है, इफ द रूट्स ऑफ एक्सिलरी इक्वेशन इज डिस्टिंक्ट, ठीक है। तो इसका जो रूट है वो क्या है, डिस्टिंक्ट है, क्योंकि m यहाँ पे इसका रूट है। तो यहाँ पे m क्या देखें आप 1 2 3, मतलब वो रिपीट नहीं हो रहा, डिस्टिंक्ट फॉर्म में है। तो यहाँ पे कम्प्लीमेंट्री फंक्शन को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका एक एग्जांपल था जो आपको मैंने देना था, ठीक है। इसके बाद हम क्या पे चलेंगे, केस नंबर 2 पे, जो हमारा केस नंबर 2 होगा, ठीक है। तो केस नंबर 2 हमारा क्या होगा, फर्स्ट आपको समझ आ गया होगा कि फर्स्ट का मतलब क्या है, ठीक है। अगर हमारे पास जो एक्सिलरी इक्वेशन है उसके जो रूट्स है वो क्या है, डिस्टिंक्ट फॉर्म में है, मतलब वो रिपीट नहीं हो रहे हैं, तो उसका जो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा वो इस फॉर्म में होगा, ठीक है। आपको मैंने यहाँ पे एग्जांपल भी दे दिया, ठीक है। केस 2 क्या है, इफ द रूट्स, इफ द टू रूट्स, आप इस तरह लिख लें, इफ द टू रूट्स ऑफ एक्सिलरी इक्वेशन आर इक्वल एंड अदर आर डिस्टिंक्ट, ठीक है। अगर आपके पास दो रूट्स जो है एक्सिलरी इक्वेशन के वो इक्वल हैं और जो अदर है, मतलब जो दूसरे हैं वो क्या है, डिस्टिंक्ट है, मतलब वो रिपीट नहीं हो रहे हैं, ठीक है। दो रूट्स जो है वो रिपीट हो गए, मतलब वो सेम है, ठीक है। और जो अदर है वो क्या है, डिस्टिंक्ट है। तो इस तरह के इस तरह की जगह पे हम कम्प्लीमेंट्री फंक्शन को किस तरह के फॉर्म में लिखेंगे, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन सी एफ इज इक्वल टू पाई वन वाई प्लस m1 x
प्लस पाई टू वाई प्लस m1x प्लस एंड सो ऑन पाई एन टू वाई प्लस एम एन टू एन एक्स। ठीक है, तो आपको मैं क्या कह रहा था कि केस टू क्या है यहाँ पे, केस टू ये है कि इफ द टू रूट्स ऑफ द एक्सिलरी इक्वेशन आर इक्वल, अगर आपके पास जो दो रूट्स है वो इक्वल आ रहे हैं, ठीक है, मतलब दो रूट्स जो है वो रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, तो और वहाँ पे जो दूसरे फंक्शंस हैं वो क्या है, डिस्टिंक्ट हैं, तो वहाँ पे कम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपने किस फॉर्म में लिखना है, सी एफ इज इक्वल टू पाई वन वाई प्लस एम वन एक्स प्लस पाई टू वाई प्लस एम वन एक्स प्लस अप टू पाई एन वाई प्लस एम एन एक्स। ठीक है, तो अगर आपके पास दो रूट्स जो है कम्प्लीमेंट, अगर आपके पास एक्सिलरी इक्वेशन के दो रूट जो है वो क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, दो रूट्स जो है वो इक्वल है, ठीक है, और अदर जो है वो डिस्टिंक्ट है, तो आपने कम्प्लीमेंट्री फंक्शन को इस फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, केस नंबर 2। इसका मैं एक आपको एग्जांपल लेता हूँ कि अगर आपके पास m की वैल्यू आई है 1 1 2, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें जो रूट्स है दो, यहाँ पे ये दो रूट्स क्या है, रिपीट है, मतलब दो रूट्स यहाँ पे क्या है, इक्वल है, तो इस तरह के फंक्शन में हम कम्प्लीमेंट्री फंक्शन को ये लिखेंगे। ठीक है, इस तरह के फॉर्म में हम कम्प्लीमेंट्री फंक्शन को ये लिखेंगे। ठीक है, जहाँ पे आपके पास m जो है या रूट्स जो है एक्सिलरी इक्वेशन के, वो दो रूट्स जो है वो क्या है, इक्वल है, दो रूट्स यहाँ पे आप देखें इक्वल है, और जो तीसरा है वो क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, तीसरा जो है वो रिपीट नहीं हो रहा, तो इस तरह के फॉर्म में हम कम्प्लीमेंट्री फंक्शन को किस तरह लिखेंगे, इस फॉर्म में हम लिखेंगे। ठीक है, ये एग्जांपल है इसका, m इज इक्वल टू 1 1 एंड 2। यहाँ पे आप देखें 1 जो है वो रिपीट हो रहा है 2 टाइम, ठीक है, तो टू रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन आर इक्वल, ठीक है, एंड अदर आर डिस्टिंक्ट, तो इस तरह के फॉर्म में हम कम्प्लीमेंट्री फंक्शन को इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे केस नंबर 3 है। ठीक है, तो केस नंबर 3 क्या है, if the roots of auxiliary equation are n repeated form, रिपीटिशन फॉर्म में आप लिखते हैं कि अगर आपके पास जो रूट्स है ऑक्सिलरी इक्वेशन के वो रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, तो उस फॉर्म में आप उस जगह पे आप उस जगह पे आप जो है वो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन को किस तरह से लिखेंगे। ठीक है, अगर आपके पास ऑक्सिलरी इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे कम्प्लीमेंट्री फंक्शन को क्या लिखेंगे। तो थर्ड नंबर केस क्या है, इफ द रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन, इफ द रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन आर एन रिपीटिशन फॉर्म, ठीक है, अगर आपके पास जो रूट्स आ रहे हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन के वो रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, पहले क्या थे, डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट थे, दूसरे में हमने क्या लिखा, दो रूट्स जो है वो इक्वल थे और अदर जो है वो डिस्टिंक्ट थे। ठीक है, अब आपसे कह रहे हैं केस नंबर 3 में अगर आपके पास जो सारे रूट्स है वो क्या है, रिपीटेड फॉर्म में, मतलब जो सारे रूट्स है वो क्या है, इक्वल है। ठीक है, if the roots of auxiliary equation are in repetition form, ठीक है, ऑक्सिलरी इक्वेशन के जो रूट्स है वो रिपीटिशन फॉर्म में है, तो वहाँ पे हम कम्प्लीमेंट्री फंक्शन या सी एफ को किस फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, फॉर एग्जांपल लेट्स से m इज इक्वल टू m1 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 एंड टू m1। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें जो रूट है कम्प्लीमेंट्री, जो ऑक्सिलरी इक्वेशन का जो रूट है वो क्या है, रिपीटेड फॉर्म में आ रहा है, मतलब m1 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 m1, ठीक है, रिपीटिशन के फॉर्म में आया है। ठीक है, ऑक्सिलरी इक्वेशन का जो रूट है m, वो क्या है, रिपीटिशन फॉर्म में आया है, मतलब वो चेंज नहीं हो रहा, तो इस तरह के फॉर्म में हम कम्प्लीमेंट्री फंक्शन को किस तरह लिखेंगे, अगर आपके पास m की जो वैल्यू है वो रिपीटेड हो रही है, ठीक है, रिपीटिशन फॉर्म में आई है, मतलब m की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है, तो इस फॉर्म में हम कम्प्लीमेंट्री फंक्शन को किस तरह लिखेंगे, सी एफ इज इक्वल टू पाई वन वाई प्लस एम वन एक्स प्लस एक्स पाई टू वाई प्लस एम वन एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर पाई थ्री वाई प्लस एम वन एक्स प्लस एंड सो ऑन एन एक्स पावर एन प्लस वन पाई एन वाई प्लस एम वन एम टू एक्स। ठीक है, तो इस तरह के
फॉर्म, इस तरह के कंडीशन में आप कम्प्लीमेंट्री फंक्शन को किस तरह लिखेंगे, सी एफ इज इक्वल टू, अगर आपके पास रूट्स जो है एक्सिलरी इक्वेशन के, फिर से आपको मैं रिपीट करवाता हूँ कि अगर आपके एक्सिलरी इक्वेशन के जो रूट्स है वो रिपीटिशन फॉर्म में है, मतलब m इज इक्वल टू m1 मतलब जो रूट्स है वो रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, तो उसमें आपने कम्प्लीमेंट्री फंक्शन को क्या लिखना है, सी एफ इज इक्वल टू पाई वन वाई प्लस एम वन एक्स पाई टू वाई प्लस एम वन एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर पाई थ्री वाई प्लस एम वन एक्स प्लस एंड सो ऑन एक्स पावर एन प्लस वन पाई एन वाई प्लस एम वन एन टू एक्स। यहाँ पे एम वन आपको हर जगह पे नजर आ रहा होगा, क्योंकि जो एम की वैल्यू है वो m1 है, मतलब वो रिपीट हो रही है, वो चेंज नहीं हो रही, ठीक है, जो रूट्स की वैल्यू है वो चेंज नहीं हो रही, तो यहाँ पे हम इसको चेंज नहीं कर रहे हैं, तो हमारा जो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा वो इस फॉर्म में आएगा, ठीक है, अगर आपके पास जो रूट्स है वो रिपीटेड फॉर्म में है, मतलब जो सारे रूट्स है वो इक्वल है, ठीक है। या मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल एम की वैल्यू आपके पास है 1 एंड 1, ठीक है, एम की वैल्यू आपके पास क्या है 1 1, ठीक है, तो आप यहाँ पे देखें एम की वैल्यू यहाँ पे क्या है, रिपीट है, रिपीटिशन फॉर्म में है, इसका मतलब ये है कि एक्सिलरी इक्वेशन का जो रूट्स है वो रिपीटेड फॉर्म में है, ठीक है, क्योंकि एम की जो वैल्यू है वो 1 1 है, मतलब रिपीट हो रही है, ठीक है, तो इस तरह के फॉर्म में हम कम्प्लीमेंट्री फंक्शन को यहाँ पे क्या लिखेंगे, सी एफ इज इक्वल टू पाई वन वाई प्लस एक्स पाई टू वाई प्लस एक्स, ठीक है, तो यहाँ पे हमने m1 की जगह 1 पुट कर लिया, तो यहाँ पे m1 की जगह x प्लस एक्स पाई टू वाई प्लस m1 की जगह मैंने फिर से 1 पुट कर दिया, तो हमारा जो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन है वो इस फॉर्म में आ जाएगा, पाई वन वाई प्लस एक्स पाई टू वाई प्लस एक्स, ठीक है। फिर आपको मैं दूसरा एग्जाम्पल दे देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल m इज इक्वल टू 2 ठीक है, मतलब m की जो वैल्यू है वो रिपीटिशन फॉर्म में आई है 2 and 2, ठीक है, तो इसका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा, पाई वन वाई प्लस एम वन की जगह 2, तो 2x प्लस एक्स, ठीक है, पाई टू वाई प्लस एम टू की जगह क्या पुट कर लेंगे, 2 पुट कर लेंगे, तो 2x, ठीक है, तो हमारा जो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा वो इस फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो अभी आपको समझ आ गया होगा कि यहाँ पे मैंने क्या किया, ठीक है। तो आपको मैं फिर से केसेस बताता हूँ। फर्स्ट केस क्या था, फर्स्ट केस ये था कि अगर आपके पास जो रूट्स है वो डिस्टिंक्ट है, मतलब वो रिपीट नहीं हो रहे हैं, तो आपने कम्प्लीमेंट्री फंक्शन को उस फॉर्म में लिखना था, ठीक है। सेकंड आपके पास क्या था, सेकंड केस, अगर आपके पास दो रूट्स जो है उसमें इक्वल है, ठीक है, और बाकी जो है वो डिस्टिंक्ट है, तो उस कम्प्लीमेंट्री फंक्शन को आपने उस फॉर्म में लिखना है, सेकंड के फॉर्म में, ठीक है। थर्ड केस क्या है, अगर आपके पास जो रूट्स है एक्सिलरी इक्वेशन के वो रिपीटिशन फॉर्म में है, ठीक है, मतलब वो रिपीटेड हो रहे हैं, m इज इक्वल टू 1 1 1 1 इस तरह है, या m इज इक्वल टू 2 2 2 इस तरह के फॉर्म में आ रहे हैं, ठीक है, मतलब जो एक्सिलरी इक्वेशन के जो रूट्स है वो रिपीटिंग रिपीटिंग फॉर्म में आ रहे हैं, तो हमारा वो क्या होगा, केस नंबर 3 होगा, और उसका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम इस फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है, और उसके कुछ एग्जांपल ये आपके मैंने दे दिया, ठीक है। तो ये है होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें हम कम्प्लीमेंट्री फंक्शन को इस तरीके से जो है वो फाइंड कर सकते हैं, ठीक है।